कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट शेयर भी कीजिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट मिलते हैं तो मुझे हिम्मत मिलती है और आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और आज का मेरा ब्लॉग है आज का मेरा ब्लॉग है कि मेरे पति की मौत के बाद मुझे अपने मायके क्यों आना पड़ा और क्या कारण थे कि जिसके कारण मुझे अपने यहाँ आके रहना पड़ रहा है मायके में। तो कारण ये था कि मेरे पति की मौत के बाद 13वीं होने के बाद 1 महीने के बाद मेरे सब लोग जब बैठे बातचीत हुई तो सब कहने लगे हम अपने घर की बहू को कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं निकलने देंगे, हम सब साथ में रहेंगे। मेरी जेठानी जी भी बोलने लगी हाँ नहीं मैं साथ में ही रहूँगी और इसके पास ही रहूँगी, कहीं यह कहीं नहीं जाएगी, यहीं हम सब लोग इसकी देखभाल करेंगे। बच्चा छोटा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब करेंगे इसके लिए। और मेरे ससुर जी ने भी कहा हाँ हमारी बहू घर की बहू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, अच्छे से रहेगी और कोई बात की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो उनकी ये सब बातें सुन के मेरे अंदर हिम्मत बढ़ी और मुझे अच्छा लगा कि मेरे ससुराल वाले मुझे प्यार करते हैं, मुझे अच्छे से रखना चाहेंगे। खुश थी कि चलो मेरे ससुराल वाले मेरी देखभाल करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरे बच्चे को भी देखेंगे, तो मुझे किस बात की फ़िक्र है। तो जैसे ही 1 महीना बीता उसके बाद मेरी ससुराल वालों ने कहा कि तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके हो आओ, वहाँ रहोगी तो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा तुम्हें। तो मैंने भी सोचा कि हाँ चलो ठीक है। तो मेरे पापा जी आए और फिर मुझे लेकर झांसी आ गए। तो मैं कुछ 1 डेढ़ महीने यहाँ रही। पर कहते हैं ना जिसका पति गुजरा हो उस औरत पे क्या गुजरी है, क्या गुजरती है, ये तो वही जान सकती है। तो बस मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, बस मन तो मेरा लग ही नहीं रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। बस उनकी बहुत याद आए जा रही थी। अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी मैं कि मैं कैसे संभालूँ, मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, मैं बस यही सोचती रहती थी। पर 1 महीने 1.5 महीने होने के बाद मैंने पापा से कहा मुझे छोड़ाइए, मैं वहीं रहूँगी, आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनूँगी और मैं वहाँ रहूँगी। तो मुझे 1.5 महीने बाद जब मैं अपने ससुराल पहुँची तो दरवाजे पर मैंने ताला लगा हुआ दिखा। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है और ताला क्यों लगा है। तो फिर सामने वाली पड़ोसन बोली कि मैंने पूछा सब लोग कहाँ गए हैं, तो सब ने बोला कि तुम्हारा घर तो बिक गया है, बेच दिया गया है ऐसे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, मुझे तो जानकारी है ही नहीं। तो बोलने लगी क्यों, तुम्हें नहीं बताया गया। तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ जानकारी नहीं है कि मेरा मकान बिक गया, अगर मुझे पता होता तो फिर मैं यहाँ आती क्यों। वो फिर बोलने लगी मैंने कहा मेरा सामान कहाँ है। तो बोलने लगी नाले पर तुम्हारा जो पुराना मकान बना हुआ है कच्चा, उसमें तुम्हारा सामान रखा है, वहीं जाके देख लो और किसी से बात कर लो, बुला लो अपने घर वालों को। फिर मैं वहाँ पर जहाँ पर कच्चा मकान बना था मैं वहाँ पहुँची और मैंने देखा कि जो नाले पे मैंने देखा तो था वो मकान बहुत पुराना है और बहुत कच्चा है, वहाँ का एरिया भी सही नहीं है, शराबी लोग घूमते रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर। तो वो नाले पर मकान बना हुआ था, उसमें बरसात में कहीं सांप कहीं भी। उस मकान में ना तो ढंग से छत थी, खपरेल वाली छत थी और आधी आधी दीवारें थी, आधी पत्थर की दीवारें थी, आधी दीवारें कपड़े की बनी हुई थी और नीचे बिल्कुल कच्चा था। और मेरा सामान सारा ऐसा ही उस घर में ऐसे ही फेंक रखा था। मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने बुलाया, बोला मैंने आसपास के लोगों को, कोई बुलाकर लाया मेरे घर वालों को। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ये क्या मेरे घर मेरे से बिना पूछे बेच दिया और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि मैं आपकी फ़ैमिली का कोई हिस्सा नहीं हूँ। तो फिर बोलने लगी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बेच दिया है बस, तो क्या करें बताओ। तो मैंने कहा ऐसे कैसे बेच सकती हूँ, मैं कहाँ रहूँगी। तो बोलने लगे तुम यहाँ रहो ना इस घर में। तो मैंने कहा मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ, और यहाँ का माहौल कितना ख़राब है, यहाँ कितने शराबी लोग घूमते रहते हैं और यहाँ कच्ची आधी आधी दीवारें हैं, नाला है, नाले के ऊपर ये मकान बना है और छत भी नहीं है, दरवाज़ा भी नहीं है, मैं कैसे रहूँगी। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, जहाँ तो आप मेरे से बोल रहे थे कि ये हमारे घर की बहू है, कहीं नहीं जाने देंगे। और जेठानी जी भी बोल रही थी कि नहीं मैं इसके साथ ही रहूँगी, अपनी छोटी बहन की तरह इसकी देखभाल करूँगी। तो मैंने कहा अब क्या हो गया कि मैं अब कुछ नहीं हूँ इस घर की, ये बेटा कुछ नहीं है, ये कहाँ का है, आप ही लोगों के परिवार का है। आपके भाई ने ऐसे मेरे लिए क्या छोड़ रखा था, एक ऐसी धन दौलत छोड़ दी है जिसके सहारे मैं अपना जीवन काट सकूँ। क्या वो जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, बताइए क्या करते थे आपके भाई, प्राइवेट जॉब करते थे और वो भी कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे।
उनकी आदतें आप सब लोगों को पता थी। मैंने कहा अब मैं अपना जीवन कैसे काटूँ, आपने ये मकान बेच दिया और उसके बदले मुझे कुछ दे भी नहीं रहे हो। तो उसने कहा बहुत दे तो रहे हैं, बोल रहे ये मकान है इसमें रहो। तो मैंने कहा इस मकान में मैं कैसे रह सकती हूँ, ये बताइए। आप लोगों को एक बार भी शर्म नहीं आती है ऐसा करने में। तो बस किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। और ये भी बोलने लगे जो जेवर है वो भी दे दो अपना। उन लोगों ने कहा जो जेवर शादी में चढ़ाया था, आपको दिया था। तो मैंने कहा वो तो स्त्री धन होता है, वो आप लोगों को क्यों दें, वो भी दे दो अपने बच्चे के लिए। क्या करूँगी मैं, बताइए। मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करती हूँ क्या? अभी मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे को कैसे पालूँगी, क्या करूँगी? तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। तो मैंने कहा मैं वो नहीं दे सकती। तो इसी बात पे मेरी ननंद तो मैंने कहा अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं कैसे जीऊँगी? इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही अच्छा है, और मैं मर जाऊँ तभी अच्छा रहेगा। तो बोलने लगी हाँ मर जाओ तो हम सब देख लेंगे, निपट लेंगे, उसमें क्या है, मरना है तो मर जाओ, जिसको मरना है मर जाता है। तो मैंने कहा आप लोगों की यहाँ जाके मेरे पति की मौत हुई तब भी आप लोगों को भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, और मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। मैं कैसे जीऊँगी, मेरा मर जाना ही ठीक है। तो वो नंद बोली हाँ मर जाओ, हम तो देख लेंगे, सब निपट लेंगे हम। क्योंकि भाई उनके भाई पुलिस में थे, बड़े वाले हमारे जेठ, तो सब निपट लेंगे वो। इसीलिए उन लोगों ने ये सारी धमकियाँ दे रखी थी। और मेरे पापा गुस्सा, तो उस समय मेरे पापा बहुत गुस्सा होने लगे उन लोगों से। तो मैंने मना किया, पापा रहने दीजिए, मेरी किस्मत में है जो अदा है, और मैं नहीं चाहती थी कि कोर्ट कचहरी हो। क्योंकि मेरे पापा की छोटी सी नौकरी थी, और पापा की हम लोग की फैमिली भी बड़ी थी, हम 3 बहनें थी। तो पापा पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर भी था, और जिम्मेदारियां भी थी फैमिली की, सब लोग, पापा को सबको देखना पड़ता था। तो मैंने इसलिए उन्हें मना किया, और फिर इस तरीके से मैं वहाँ से चली आई। मैंने सारा कुछ ऐसा ही छोड़ दिया जैसा था, मैंने वो घर वैसे। मेरे पापा ने तो कहा हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर मैंने अपने पापा को रोक दिया। मेरे ससुर जी को भी मेरे 2 साल के बच्चे पर रहम नहीं आया। वो तो वहाँ थे ही नहीं, आए ही नहीं मेरे सामने कि आए हो तो मैं अपनी बात उनके सामने रख सकूँ। तो उनको आने नहीं दिया, वो आराम से अपने बेटे के घर पे थे। तो उन्हें एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा छोटा सा नाती है 2 साल का, वो कहाँ लेकर जाएगी, क्या करेगी, कि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरे बच्चे तक पे रहम नहीं खाया। तो मुझ पे तो रहम खाने की बहुत दूर की बात है। जिसके ससुराल वाले इतने कठोर निष्ठुर हों तो फिर क्या कर सकते हैं, बताइए। तो यही कारण था कि मुझे अपने मायके में आके रहना पड़ रहा है जब से, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता ना, तो मायके वाले अच्छे हों बुरे हों सबको देखना पड़ता है। क्योंकि मैं तो उनकी बेटी हूँ, वो उस कारण मुझे वहाँ पे नहीं छोड़ा मेरे माँ बाप ने। क्योंकि उस समय जब मेरे पति की मौत हुई तब मेरी एज 22 साल की थी, और पापा नहीं चाहते थे कि उसमें हमारी बेटी इस कमरे में रहे, वहाँ पर रहे जहाँ पर जो कमरे में आधी आधी दीवारें हैं, और कपड़े, आधी कपड़े की बनी दीवारें, आधी पत्थर की बनी दीवारें हैं, और नाले पर मकान बना हुआ है जिसमें बरसात में पानी भी भर जाता है, नीचे भी कच्चा, ऊपर की दीवारें भी खपरेल की हैं, और शराबियों का वो मोहल्ला था। तो ये सारे रीज़न थे, तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे वहाँ नहीं छोड़ा। और मैं बस इसी कारणों की वजह से, मेरे ससुराल वालों के अत्याचारों की वजह से, उनकी नाइंसाफ़ी की वजह से, ना तो मेरे बच्चे को कोई हिस्सा दिया ना कुछ दिया। इन्हीं सब कारणों की वजह से मुझे झांसी कहूँगी कि बस मुझे सपोर्ट कीजिए, बस मैं भी आगे बढ़ूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँ। मेरा जीना तो कुछ भी नहीं है अब, मैं अपनी ज़िंदगी तो मैंने जी ही नहीं। जो लड़की 22 साल में विधवा हो जाए और 11 साल, अपने लिए तो मैं जीना ही भूल गई हूँ। बस जीती हूँ तो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अब वही मेरी सारी दुनिया है, वही मेरा सब कुछ है। क्योंकि अब अपनी लाइफ जीने के लिए समय भी नहीं है। जो कुछ है मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, उसी के लिए जी रही हूँ, वरना मेरी लाइफ में खुद के लिए जीने के लिए क्या रखा है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं भी कुछ कर सकूं अपने बच्चे के लिए, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेट होती हूँ और अच्छा भी लगता है, तो इसलिए वीडियो बनाती हूँ। और आने वाले ब्लॉग में भी आप मेरी लाइफ के बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। थैंक यू मेरा ब्लॉग देखने के लिए, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।